ज्योग्राफी का चैप्टर 4 एग्रीकल्चर। इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसका लगभग 1/3 जो हिस्सा है, 1/3 पॉपुलेशन इंडिया की एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ पे डिपेंड करती है, मतलब खेती पे डिपेंड करती है। एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है और ये जो मोस्टली काम करते हैं एग्रीकल्चर में वो फूड को प्रोड्यूस करना, मतलब खाने को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। और मोस्टली तो यही होता है, और इसके अलावा जैसे कि दूसरा रॉ मटेरियल भी इंडस्ट्रीज़ के लिए, और आप एग्रीकल्चर में ही उसको लेके आ सकते हैं दूसरे, जैसे कि पशुपालन को, मक्खी पालन को, और जैसे कि जो सेरीकल्चर होता है जिसमें हम लोग सिल्क बनाते हैं, और इस टाइप के जैसे फ़िशिंग, ये सारे के सारे भी हम एक प्राइमरी प्रोडक्ट एक्टिविटीज़ का पार्ट है, और हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ में ही ये आता है, और एग्रीकल्चर का ही आप इसको एक सब टाइप कह सकते हैं। तो आगे देखते हैं हम इसमें। और एग्रीकल्चरल क्रॉप्स काफ़ी ज़्यादा उगाई जाती हैं हमारे देश में, जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गया, टी, कॉफ़ी और स्पाइसेस, जिनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट भी किया जाता है। अब टाइप्स ऑफ फार्मिंग हमें बताई गई है। एग्रीकल्चर एक काफ़ी ज़्यादा पुरानी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, सदियों से ये की जा रही है। तो इसके कई सारे टाइप्स हैं, उसको हम देखते हैं। एक होता है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो इसमें क्या होता है कि जो फार्मर है वो एक छोटे से प्लॉट ऑफ लैंड होता है, एक छोटा सा प्लॉट होता है, उसमें वो खुद खेती करता है मोस्टली अपनी फैमिली की नीड्स को पूरा करने के लिए। और बहुत ही नॉर्मल से इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि हल यूज़ किया जाता है, इसमें बताया गया हो, डाउ, डिगिंग स्टिक्स को यूज़ किया जाता है खुदाई करने के लिए। और जो फैमिली की लेबर होती है जनरली उसी में ही वही इस खेती में लगी होती है। नेचुरल फर्टिलिटी जो है सॉइल की, उसी पर डिपेंड किया जाता है। कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ें जैसे कि आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स, हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ये सारी चीज़ें इसमें नहीं यूज़ की जाती प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में। और स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर जो है, मतलब कि एक एग्रीकल्चर का लैंड, एक लैंड है, फॉरेस्ट एरिया है सपोज़ करिए, उसके जो जंगल है उनको काट के जला दिया जाता है, या फिर ऐसे ही जला दिया जाता है, फिर उसके बाद उसको साफ़ करके वहाँ पर खेती की जाती है एक पैच ऑफ लैंड पे। उससे क्या होता है, फिर कुछ समय बाद जब सॉइल की फर्टिलिटी कुछ सालों में जब डिक्रीज़ होने लगती है, उसको वहीं पर छोड़ देते हैं उस लैंड को, फिर दूसरे लैंड को ढूंढते हैं, और इसी तरीके से उसको भी जलाने के बाद फिर वहाँ पे खेती की जाती है। ये होता है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। और ये जो है, इस टाइप के एग्रीकल्चर से काफ़ी ज़्यादा हम लोगों का डिग्रेडेशन होता है फॉरेस्ट का, और इसलिए ज़्यादा इसको प्रेफर नहीं किया जाता है। और इसका जो डिफरेंट डिफरेंट नाम है इसके पूरे वर्ल्ड में, जैसे कि झुमिंग है, उस नॉर्थ ईस्ट में इसको झुमिंग बोलते हैं। नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स जैसे कि असम, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, इनमें इसको झुमिंग बोलते हैं। और पमलो मणिपुर में इस टाइप से, मतलब दीपा इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में ये वाली जो प्रैक्टिस फॉलो की जाती है स्लैश एंड बर्न की। झूमिंग क्या होता है ये बताया गया है। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज़ नोन एज मिल्पा, जो है मैक्सिको में इसको बोलते हैं, सेंट्रल अमेरिका में, और ये कोनुको वेनेजुएला में, रोका ब्राज़ील, मज़ोल सेंट्रल अमेरिका। तो आप पढ़ सकते हैं कि कहाँ कहाँ इसके क्या क्या नाम होते हैं। और इंडिया में इसको काफ़ी सारी चीज़ों से बोला जाता है। In India, this primitive form of cultivation is called बेवार और धैया इन मध्य प्रदेश, पोडू पेंडा और आंध्र प्रदेश में, मतलब अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा झुमिंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, और बाकी नाम भी है, ये आप पढ़ सकते हैं। फिर आगे देखते हैं। फिर ये छोटी सी स्टोरी दी हुई है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एक होता है, अब पहले हम लोगों ने पढ़ा प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, अब हम आते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग पे। ये फार्मिंग जो है ये प्रैक्टिस की जाती है ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे जो पॉपुलेशन है उसका प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है लैंड पे, मतलब एक पर्टिकुलर लैंड है, एक एरिया है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग रहते हैं। ऐसी जगह पर इंटेंसिव फार्मिंग की जाती है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हाई डोजेस ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स, इरीगेशन, मतलब जैसे कि फर्टिलाइज़र्स, केमिकल्स, और इरिगेशन, खेतों की सिंचाई करना, ये सारा का सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं, जिससे कि जो हमारी क्रॉप है उसकी जो ईल्ड है वो काफ़ी ज़्यादा हो, हमें ज़्यादा क्रॉप मिल सके। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या होता है, उसमें बहुत ही नेचुरल चीज़ें यूज़ की जाती हैं, और कोई भी एक्सटर्नल इनपुट्स नहीं डाले जाते, और लकड़ियों से खुदाई की जाती है। इस तरह की जो काफ़ी पुराने समय की फार्मिंग है वो होती है प्रिमिटिव। इंटेंसिव होती है ऐसे एरियाज़ में जहाँ की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा होती है। ये सब इससे बताया गया है। अब आगे कह रहे हैं कि यहाँ पे हमने देख लिया, हाँ,
though the right of inheritance leading to the division of land among successive generations had rendered land holding size uneconomical। अब ये जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस की जाती थी, मगर क्या है हमारे देश में होता है ना, जैसे कि जनरेशन टू जनरेशन, जैसे कि फादर है वो अपने सन्स को जो लैंड होता है उसके पास इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके दे देता है, ज़मीन का बंटवारा हो जाता है। इसकी वजह से हमारे देश में क्या हो रहा है कि जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता जा रहा है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड हो रहा है, टुकड़ों में टूटता जा रहा है। इसकी वजह से जो फार्मिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अनइकोनॉमिकल हो गई है, काफ़ी महंगी पड़ने लगी है। और एग्रीकल्चर लैंड पे इसकी वजह से प्रेशर भी बहुत बढ़ रहा है क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। अब हम पढ़ते हैं कॉमर्शियल फार्मिंग के बारे में। 3 टाइप्स ऑफ फार्मिंग होती है मेनली, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस और अब होती है कॉमर्शियल फार्मिंग। अब कॉमर्शियल फार्मिंग जो होती है इसमें हाई डोजेस होते हैं मॉडर्न इनपुट्स के। जो इंटेंसिव होती है वो छोटे लैंड्स पे की जाती है और उसमें भी मतलब जो ये केमिकल इनपुट्स हैं यूज़ किए जाते हैं, इरिगेशन यूज़ की जाती है, मगर बायोकेमिकल इनपुट्स यूज़ होते हैं उसमें और इरिगेशन भी होती है हायर प्रोडक्शन के लिए। मगर जो कमर्शियल फार्मिंग है वो स्पेशली इसीलिए की जाती है ताकि फसल को बेचा जा सके मार्केट में और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके। तो इसमें हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स का हम यूज़ करते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र्स का, इंसेक्टिसाइड्स का, पेस्टिसाइड्स का, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल इनपुट्स का यूज़ होता है। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस में इसके कंपैरिजन में चीज़ें काफ़ी थोड़ी नेचुरल होती हैं इंटेंसिव में, मगर कमर्शियल फार्मिंग में तो हाई यील्डिंग वैरायटीज़, केमिकल फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ये सब कुछ यूज़ किया जाता है। डिग्री ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो वेरी करता है एक रीजन से दूसरे रीजन में। जैसे कि क्या एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, जैसे राइस है वो एक कमर्शियल क्रॉप है हरियाणा और पंजाब में, मगर उड़ीसा में ये एक सब्सिस्टेंस क्रॉप है। जो कि हरियाणा और पंजाब में जो राइस को बहुत ही बड़े बड़े खेतों में उगाया जाता है बेचने के लिए, मगर उड़ीसा में इसी राइस को खाने के लिए जनरली फैमिली अपने लिए उगाती है। अब प्लांटेशन जो है ये टाइप है कमर्शियल फार्मिंग का। प्लांटेशन क्रॉप क्या होती हैं ये भी हम देखते हैं कि इन दिस टाइम ऑफ फार्मिंग अ सिंगल क्रॉप इज़ ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। प्लांटेशन क्रॉप वो होती है जैसे कि एक ही क्रॉप है, मान लीजिए जैसे कि बनाना है, टी है, कॉफ़ी है, बहुत ही बड़े बड़े लैंड पे एक ही क्रॉप उगाई जाती है। तो प्लांटेशन जो है वो एक इंटरफेस है, इंटरफेस का काम करता है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बीच में, क्योंकि जनरली ये जो प्लांटेशन क्रॉप्स हैं इंडस्ट्रीज़ में डायरेक्ट भेज दी जाती हैं और वहाँ पे इनकी प्रोसेसिंग होती है और फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें से। जनरली ऐसा ही होता है इसमें। प्लांटेशन जो है वो कवर करती है काफ़ी बड़े लैंड्स को और कैपिटल इंटेंसिव होती हैं। काफ़ी ज़्यादा इनपुट्स इसमें यूज़ किए जाते हैं, बड़े बड़े ट्रैक्टर्स वगैरह और हाई मतलब इनपुट्स जैसे कि वही केमिकल फर्टिलाइजर्स काफ़ी हाई मात्रा में चाहिए होते हैं और हाई इंटेंसिटी में उनको यूज़ किया जाता है। और ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो रॉ मटेरियल की तरह एक्ट करते हैं इंडस्ट्रीज़ के लिए। और जैसे मैंने बताया था अभी, टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना, ये मेन जो है प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। असम की टी और टी इन असम एंड नॉर्थ बंगाल। कॉफ़ी जो है कहाँ होती है, कर्नाटक वाले रीजन में हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा होती है। यहाँ पे आगे कॉफ़ी इन कर्नाटक आर द इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स ग्रोन इन दीज स्टेट्स। ठीक है, कॉफ़ी कर्नाटक की और जो चाय मेनली होती है वो आसाम में और वेस्ट बंगाल वाले रीजन में होती है, दार्जिलिंग एरिया में। और जो प्रोडक्शन है वो डायरेक्ट जो फार्म से डायरेक्ट मार्केट में पहुंचा दिया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी डेवलप होता है, ऐसे रीजन्स में ये उगाई जाती हैं फसलें। क्रॉपिंग पैटर्न जो है हमारे देश में, क्रॉपिंग पैटर्न काफ़ी वेरी करता है, जैसे कि राबी सीज़न होता है, खारीफ होता है, जायद सीज़न होता है। अलग अलग सीज़न में अलग अलग तरीके की क्रॉप्स यहाँ पे उगाई जाती हैं हमारे देश में। और जैसे कि बहुत सारी क्रॉप्स होती हैं, फूड क्रॉप होती है, फाइबर क्रॉप होती है, वेजिटेबल, फ्रूट, स्पाइसेस, ये सारी की सारी चीज़ें मिलके हमारे देश के एग्रीकल्चर के सिस्टम को बनाती हैं। और जैसे राबी जो है वो कब उगाई जाती है, विंटर के टाइम में। राबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर और हार्वेस्ट किया जाता है। हार्वेस्ट का मतलब होता है कटाई करना। तो कटाई की जाती है इनकी समर के टाइम में, अप्रैल से जून में। तो राबी क्रॉप्स कब उगाई जाती हैं, सर्दियों के टाइम में, विंटर्स में, अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के टाइम में इनको उगाया जाता है और काटा जाता है अप्रैल से जून के टाइम। और इसीलिए जब भी ये फसल की कटाई होती है तो काफ़ी सारे हमारे देश में फेस्टिवल्स भी मनाए जाते हैं। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट राबी क्रॉप्स, काफ़ी ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखने की कोशिश करिएगा, कोशिश ये याद रखिएगा, रट लीजिए इस चीज़ को कि कौन कौन सी क्रॉप्स, राबी क्रॉप्स में बहुत पूछा जाता है कि कौन सी राबी है, कौन सी जायद क्रॉप्स में। जायद नहीं, राबी और खारिफ का ही ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। राबी क्रॉप्स में सबसे इंपॉर्टेंट है वीट। वीट को अच्छे से याद रखिए कि वीट तो राबी क्रॉप है। वीट, बार्ली, पीस, ग्राम, मस्टर्ड,
जब पाँचों को अच्छे से लर्न कर लीजिए कि ये राबी क्रॉप्स है, वीट, बार्ले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड। ये जो क्रॉप्स है वो मतलब लार्ज पार्ट में उगाई जाती है इंडिया के नॉर्थ में, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। जैसे कि जो वीट है वो पंजाब में काफ़ी उगाया जाता है, पंजाब हरियाणा के रीजन में, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वीट के लिए। और बाकी दूसरी राबी क्रॉप्स कौन सी है? सरसों, मस्टर्ड भी है। ये तो आपने मूवीज़ में देखा ही होगा कि सरसों के खेत में मतलब काफ़ी सारे एक्टर एक्ट्रेसेस डांस करते रहते हैं। तो सरसों जो होती है ना वो जनरली वीट के साथ ही उगाई जाती है। तो ये याद रख सकते हैं कि वीट और मस्टर्ड तो साथ में आएगा ही आएगा। और मटर को भी आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो पीज़ है वो जनरली हम लोगों को विंटर्स के टाइम में ही खाने को मिलती है, नहीं तो समर्स के टाइम में तो हम लोगों को वो फ्रीज्ड जो होती है सफल मटर वो मिलती है। तो इस तरीके से आप तीन चीज़ों को तो याद रख सकते हैं कि वीट, पीज़ और मस्टर्ड हम लोगों की राबी क्रॉप है, हमें विंटर्स में मिलती है। और फिर इसमें है आगे बताते हैं कि जो बारिश है, प्रेसिपिटेशन है, विंटर्स के मंथ में कैसे आती है। हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था ये चीज़। वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स जो होते हैं, साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस की वजह से, जो कि टेम्परेट रीजन में, मेडिटेरियन रीजन में आते हैं साइक्लोन्स, उसकी वजह से हमारे देश के वेस्टर्न स्टेट्स में भी बारिश होती है। और जो इनको सर्दियों में बारिश की ज़रूरत होती है, इरीगेशन की ज़रूरत होती है, वो वहाँ से पूरी हो जाती है। अब हम पढ़ते हैं खारिफ क्रॉप के बारे में। खारिफ क्रॉप जो है वो उगाई जाती हैं जब मॉनसून सीज़न का ऑनसेट होता है डिफरेंट पार्ट में, जैसे कि उनको हार्वेस्ट किया जाता है सितंबर और अक्टूबर में। अप्रैल जून वाले रीजन टाइम में जब बारिश थोड़ा थोड़ा आना स्टार्ट हो जाती है, जून से तो स्टार्ट हो ही जाती है, उस टाइम पे खारिफ क्रॉप्स को उगाया जाता है। और जनरली ये वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स होती हैं, इसलिए मॉनसून सीज़न में उगाते हैं। इनको टेम्परेचर भी ज़्यादा चाहिए होता है, ये सारी इनकी कंडीशंस होती हैं। और इसकी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट इसका राइस ही है। राइस हो गया, मेज़ हो गया, कॉटन हो गया। तो पैडी और राइस एक ही चीज़ होती है। तो इसके इम्पॉर्टेंट जो क्रॉप्स है वो है राइस, मेज़, ज्वार, बाजरा, तूर जिसको हम अरहर की दाल बोलते हैं, मूंग, उड़द। काफ़ी सारी पल्सेस उगाई जाती हैं गर्मियों के सीज़न में। तो पल्सेस का नाम तो अगर आपको नहीं आता है तो किसी पल्स का नाम आया तो जनरली आप मतलब तुक्का मार के कह सकते हैं कि वो खारिफ सीज़न में पड़ती है। तो ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन, ये सारी की सारी फसलें जो हैं ये खारिफ की हैं। और ये गर्मियों के सीज़न में सितंबर से अक्टूबर के टाइम में ये हार्वेस्ट की जाती हैं और उगाई जाती हैं जून वाले टाइम में। और इम्पॉर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन्स जो हैं हमारे देश के, आसाम में बारिश काफ़ी ज़्यादा पड़ती है, गर्मी होती है, इसलिए आसाम में, वेस्ट बंगाल में, कोस्टल रीजन ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, पर्टिकुलरली इन द जो भी रीजन्स हैं ना जहाँ पे हमें बारिश अच्छी पड़ती है वहाँ पर ये जो है राइस की क्रॉप मेनली उगाई जाती है। और पैडी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रॉप बन गई है। राइस भी उगाया जाने लगा है पंजाब और हरियाणा वाले रीजन में, जब से वहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई हैं। और इसको पैडी को राइस राइस और पैडी एक ही चीज़ है, तो पैडी को काफ़ी ज़्यादा नामों से जाना जाता है, जैसे कि औस, अमन और बोरो। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है इसका कि औस, अमन, बोरो किस चीज़ की वेराइटीज़ हैं। मतलब अलग अलग क्रॉप्स के नाम दे दिए, वीट की है, राइस की है, पल्स की है, कि किसी फ्रूट की है। तो ये राइस की वेराइटी है औस, अमन और बोरो। और खारिफ और राबी सीज़न के बीच में एक शॉर्ट सा सीज़न आता है समर के टाइम में, उसको हम जायद सीज़न बोलते हैं। जायद सीज़न में हमें काफ़ी सारे जो फ्रूट्स होते हैं ना, जैसे कि वाटरमेलन, तरबूज, मस्क मेलन, खरबूजा और कुकुम्बर, खीरा, ये सारे के सारे जो फ्रूट्स हैं हमें इसी सीज़न में मिलते हैं, जायद सीज़न में। अब और बाकी जैसे वेजिटेबल और फूड क्रॉप, शुगर केन। और जो शुगर केन होता है, हाँ, जो गन्ने का होता है, गन्ना होता है ना, गन्ने को लगभग पूरा 1 साल लगता है उगने में। अब मेजर क्रॉप्स के बारे में हम थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं इसमें कि काफ़ी सारी फूड और नॉन फूड क्रॉप्स हमारे देश में उगाई जाती हैं। और वो किस पे डिपेंड करती है कि कौन सी फसल कहाँ उगेगी। एक तो क्लाइमेट बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि कैसे टेम्परेचर है, कितनी बारिश चाहिए। फिर सॉइल कैसी है, अलुवियल सॉइल चाहिए होती है बहुत सारी फसलों को, किसी को ब्लैक सॉइल चाहिए होती है, किसी को एरिड रीजन में होता है। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, स्पेशली होता है सॉइल, क्लाइमेट और टेम्परेचर जो फसल को उगाने के लिए ज़रूरी होता है। मेजर क्रॉप्स हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। राइस जो है स्टेपल क्रॉप है। स्टेपल क्रॉप का मतलब होता है कि जो जनरली खाई जाती है, जो खाना हम रोज़ खाते हैं ना, जैसे कि चावल है हम रोज़ खाते हैं, वीट है हम रोज़ खाते हैं। तो इसी तरीके से जो राइस है वो हमारी कंट्री के ज़्यादातर लोगों की एक स्टेपल क्रॉप है। हमारी कंट्री जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का चाइना के बाद। जनरली हमारी कंट्री मतलब
टॉप 10 प्रोड्यूसर्स में तो आती ही है ऑलमोस्ट सारी फसलों की, जो मतलब इंडिया में उगाई जाती हैं, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली फसलों की टॉप 10 प्रोड्यूसर्स में इंडिया आती ही है, मोस्टली क्रॉप्स में ऐसा है। ये जो है एक खारिफ क्रॉप है, जैसे हमने देख लिया टेम्परेचर इसे चाहिए होता है अबव 25 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब ये गर्मियों में उगने वाली है। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है जो हवा होती है उसकी नमी को हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं, वो भी अच्छी हाई ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, और रेनफॉल जो है वो भी अच्छी होनी चाहिए, 100 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल होनी चाहिए, वरना इसको इरीगेशन की ज़रूरत पड़ती है। और इसमें बताते हैं कि अगर लेस रेनफॉल है तो आपको इरीगेशन करना पड़ेगा। और राइस ग्रो की जाती है नॉर्थ इंडिया के प्लेन्स में, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, कोस्टल प्लेन्स में, मतलब जो तटीय इलाके हैं वहाँ पर, डेल्टा के रीजन में जहाँ पे डेल्टास बनते हैं। और डेवलपमेंट ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ इरिगेशन, मतलब इरिगेशन का जो, हाँ पहले एक बार हम देख लेते हैं ज़रा कि राइस कहाँ कहाँ पर मेनली उगाया जाता है। मेजर एरियाज़ जो डार्क वाले में है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार हो गया, असम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, और ये तमिलनाडु है, ये केरला का पार्ट है, और फिर महाराष्ट्र की जो है ये जो पूरा पूरा लाइट माइनर एरिया आ रहा है ना, इसमें ये पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट से ये पूरा कोस्टल प्लेन्स में आ रहा है। और फिर यहाँ पे जो यूपी का और राजस्थान का ये ऊपर वाला जो एरिया है, ये देखिए पंजाब, हरियाणा, यूपी का ये वाला वेस्टर्न पार्ट, और एमपी का ये जो है ईस्ट वाला पार्ट जो है मध्य प्रदेश का, ये माइनर एरिया है, यहाँ पे इरिगेशन की हेल्प से राइस को उगाया जाता है। और जहाँ पे कैनाल इरिगेशन है, ट्यूबवेल्स हैं, ऐसे लेस रेनफॉल वाले एरियाज़ हैं जैसे कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और पार्ट्स ऑफ राजस्थान, यहाँ पे भी इरिगेशन की सहायता से जो राइस है उसको उगा लिया जाता है। अब वीट जो है वो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है हमारे देश की। इसमें मेन फ्रूट क्रॉप है ये, मतलब नॉर्थ साइड में तो वीट काफ़ी ज़्यादा उगाया जाता है ना, वीट, और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में राइस कम उगाया जाता है, वीट ज़्यादा उगाया जाता है। तो जो फसल जहाँ ज़्यादा उगेगी वहाँ लोग उसे ज़्यादा खाएंगे, तो इसलिए जो नदर इंडिया वाला जो वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, उसमें वीट ज़्यादा खाया जाता है। और वीट जो है वो एक राबी क्रॉप है, जैसे हमने पहले देखा था, और इसको जो है ठंडा ग्रोइंग सीज़न चाहिए होता है, और जब पकने के लिए इसको काफ़ी ज़्यादा ब्राइट सनशाइन चाहिए होती है, इसलिए इसको उगाया जाता है अक्टूबर नवंबर वाले टाइम में, ठंडा मौसम है, और काटा जाता है कब, मार्च अप्रैल वाले टाइम में। उस टाइम पर क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ सनशाइन होती है हमारे देश में, रेनफॉल कम चाहिए होती है, कम पानी लगता है वीट को उगाने में, 50 से 75 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ग्रोइंग सीजन, मतलब पूरे टाइम पे इसको इतना इतना पानी चाहिए होता है। और गंगा सतलुज प्लेन्स और नॉर्थ वेस्टर्न ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ डेक्कन ये मेजर प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जाता है हमारे देश में वीट, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। और इधर ही क्यों उगाया जाता है मेनली, क्योंकि इसको ठंडा मौसम चाहिए होता है, सदर्न पार्ट में तो ठंडा मौसम हमें मिलता नहीं है, वहाँ पे तो हमें मोस्टली जो है वहाँ पे पूरा हुआ ना इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, गर्मी ज़्यादा होती है, और ऊपर से पूरा का पूरा टेम्परेचर जो है साल भर एक जैसा होता है, इसलिए वीट जनरली हमारे नदर्न स्टेट्स में ही उगाया जाता है। अब मिलेट्स में काफ़ी सारे आते हैं, जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी, ये इंपॉर्टेंट मिलेट्स हैं जो हमारे देश में उगाए जाते हैं। इनको कोर्स ग्रेन कहा जाता है, और मगर इनमें जो है कोर्स ग्रेन मतलब थोड़ा होता है ना, रफ रफ से होते हैं, और मतलब जो मोटा ग्रेन होता है, कोर्स ग्रेन जो मोटा ग्रेन होता है, मतलब थोड़ा हल्का कड़वा टेस्ट होता है, मगर इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। रागी जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिच होता है आयरन में, कैल्शियम में, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में, और रफेज में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स काफ़ी सारे होते हैं, जैसे फॉस्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सारे के सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को बहुत ही थोड़े थोड़े अमाउंट में जिनकी ज़रूरत होती है, वो होते हैं हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो इसमें आयरन काफ़ी मिलता है, कैल्शियम, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और रफेज हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, हमारी बॉडी से वेस्ट को रिलीज़ करने के लिए रफेज की ज़रूरत होती है, वो हमें जनरली फ्रूट से मिलता है, और रागी भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है उसका। और ज्वार जो है वो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है विद रिस्पेक्ट टू एरिया प्रोडक्शन। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रॉप है जिसको सबसे ज़्यादा एरिया में उगाया जाता है, राइस, सेकंड नंबर पे वीट, और थर्ड नंबर पे ज्वार। रेन फ्रेड क्रॉप है मोस्टली ये जो है, और मॉइस्ट एरियाज में जहाँ नमी वाला एरिया है वहाँ पे उगाई जाती है, और इरिगेशन की तो कम ही ज़रूरत होती है इसको। और ज्वार जो प्रोड्यूस की जाती है स्टेट्स में, जैसे कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में ये उगाई जाती है। अब बाजरा को देखते हैं। बाजरा जो है वो ग्रो किया जाता है सैंडी सॉइल में, और शैलो ब्लैक सॉइल होती है, सैंडी सी होती है, रेतीली सॉइल होती है, और ब्लैक सॉइल होती है, जहाँ पे इसको बाजरे को उगाया जाता है। मेजर जो है इंपॉर्टेंट बाजरा प्रोड्यूस करने वाली स्टेट्स हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा। और रागी जो है
वो मतलब ड्राई रीजन की क्रॉप्स है, जो सूखा रीजन है वहाँ पे इसको उगाया जा सकता है रागी को। और ये रेड ब्लैक सॉइल में, सैंडी लोमी शैलो, मतलब जिस क्रॉप में सॉरी जिस सॉइल में बाकी दूसरी क्रॉप्स को नहीं उगाया जा सकता उसमें रागी को ईजिली उगाया जा सकता है। और मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कर्नाटक,